हेलो टैक्स पेयर्स, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर। हर साल आप टैक्स बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो ये भी डिस्कशन होता रहता है कि रिटर्न्स न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करें या फिर ओल्ड वाले में। नए टैक्स रिजीम में कितना फायदा मिलेगा, ओल्ड वाले में कितने डिडक्शंस मिलेंगे, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपने शायद यही सुना होगा कि इस रिजीम में पुराने टैक्स रिजीम की तरह डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो आपके टैक्स को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं डिडक्शंस पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक रिमाइंडर, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम? तो इंडिया में इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज दैट इज HUFs न्यू टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC में आता है। इस रिजीम में टैक्स रेट्स ओल्ड टैक्स रिजीम से अलग है। इनफैक्ट न्यू टैक्स रिजीम में कंसेशनल टैक्स रेट्स भी ऑफर किए गए हैं, लेकिन इसमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी काफी कम मिलते हैं। 2024-25 के बजट में इस टैक्स रिजीम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अगर आपकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए तक है तो आपको इस रिजीम में कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीस तक की इनकम के लिए फुल टैक्स रिबेट दिया गया है। यानी आसान शब्दों में 7 लाख रुपीस तक की इनकम तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 50,000 रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजीम में था उसे न्यू टैक्स रिजीम में भी एक्सटेंड किया गया है। यानी न्यू टैक्स रिजीम में भी आपकी नेट सैलरी इनकम के ऊपर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी टैक्स पेयर्स को मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशनर्स को भी मिलता है अगर वो पेंशन को अपनी सैलरी इनकम में दिखाते हैं। अगर कोई पेंशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाता है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। फैमिली पेंशनर्स को भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 रुपए तक या फिर पेंशन अमाउंट का 1/3 दैट इज 33.33% मिलता है, whichever is lower। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। सेकेंड इज सेक्शन 80CCD के अंडर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। रिमेंबर, दिस इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में पैसे डालता है, जैसे कि Tier 1 NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में, तो आप उसके जरिए अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी PSU या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप सैलरी के 10% तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो आप सैलरी अमाउंट के 14% तक का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें सैलरी का मतलब है basic salary plus the dearness allowance. The next exemption is under section 10(10)AA that is exemption on leave encashment. अगर आप साल में अपने पेड लीव्स नहीं लेते हैं और आपका एम्प्लॉयर उन बची हुई लीव्स के पैसे आपको देता है तो उस पर भी आप टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। रेजिग्नेशन के समय आप जितना भी अमाउंट लीव एनकैशमेंट के रूप में लेते हैं वो सारा का सारा ही टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये लिमिट 25 लाख रुपीस तक की ही होती है। Then comes section 10 of 10 that is exemption on gratuity amount। तो किसी कंपनी में कम से कम 5 साल जॉब करने के बाद उसे छोड़ने पर कंपनी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देती है। ये अमाउंट न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री होता है। अगर आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपका सारा का सारा अमाउंट टैक्स फ्री होता है, और वहीं अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो 20 लाख रुपीस तक का ग्रेचुइटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। देन कम्स सेक्शन 10(10)(C एग्जेम्पशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर आप रिटायरमेंट एज से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ अमाउंट पे करती है, और अगर ये अमाउंट 5 लाख रुपए तक का है तो उस पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है।
The next one is section 24B, that is deduction of interest on home loan on rented property. तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पर होम लोन लिया हुआ है और उसे रेंट पर दिया है तो उस पर आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको जो भी रेंट मिलता है उसमें से पहले इंटरेस्ट अमाउंट को घटा दिया जाता है, जिससे आपकी कुल रेंटल इनकम कम हो जाती है और आपको उस पर कम टैक्स देना पड़ता है। अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो ऐसे में आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। साथ ही अगर आप रेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ऐसे में आप किसी और इनकम में इसके डिडक्शन का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। डू रिमेंबर दैट। इन सब के अलावा कुछ और एग्जेम्पशंस भी हैं, उन्हें भी क्विकली चेकआउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दैट इज गिवन टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, टूर और ट्रांसफर कंपनसेशन, conveyance allowances, perquisites that is extra income for official purposes and gifts up to 50,000 rupees। तो देखा आपने कि कैसे आप आसानी से न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स बचा सकते हैं। ये याद रखिए कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है और अगर आप कोई भी रिजीम को चूज नहीं करते हैं तो आपके टैक्स असेसमेंट न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही होगा। आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद है या फिर न्यू टैक्स रिजीम, ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स और इनकम पर निर्भर करता है। अगर आप ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में चुनाव खुद ना कर पा रहे हो तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाकर रखी है, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में डाली है। ऑल्सो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपकी सैलरी और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए, ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको टैक्स सेविंग से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो सिंपली राइट यस टैक्स इन द कमेंट सेक्शन। और आपके कोई और क्वेश्चंस हो, फीडबैक हो, तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.